हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें एक आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें लेखिका ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख किया है। लेखिका ने इस पाठ में अपनी नानी, अपनी परदादी और अपनी परिवार के सदस्य, अपनी माँ और अपनी बहनों के बारे में भी बताया है। इस निबंध का सार इस प्रकार से है। लेखिका की नानी उनके जन्म से पहले ही इस संसार से चल बसी थी, यानी जब लेखिका का जन्म हुआ उससे पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए लेखिका को उनसे कहानी सुनने का अवसर नहीं मिल सका। इसलिए शायद लेखिका अपने जैसे लोगों के लिए कहानी लिखती हैं। वो एक कहानी लिखने वाली स्त्री हैं। लेखिका की नानी की कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। यानी लेखिका अपनी नानी के जीवन की घटनाओं का वर्णन करती हैं कि वो किस प्रकार की थी, उनका व्यक्तित्व और स्वभाव किस प्रकार का था। लेखिका की नानी अनपढ़ और पर्दा प्रथा में विश्वास करने वाली थी। उनकी शादी के तुरंत पश्चात ही उनके पति उन्हें भारत में छोड़कर विलायत में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के लिए चले गए थे। जब वह परीक्षा पूरी करके लौटे तो विलायती ढंग से भारत में रहने लगे। यानी उनके जीवन पर, उनकी जीवन शैली पर जो दूसरा देश था जहाँ पर वो बैरिस्ट्री करने गए थे, वहाँ के तौर तरीके पूरी तरह से आत्मसात हो गए थे, उनके जीवन का अंग बन गए थे। उनके हर काम में जो एक तरीका होता है वो विलायत का आ गया था और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विलायती ढंग में रहते हैं। यानी उनका जीने का अंदाज, आदतें, खान पान, तौर तरीके सभी दूसरे देश के ढंग के हो गए थे जहाँ पर वो गए थे। परंतु नानी अपने ढंग से जीवन जीती रही। उनकी नानी जैसे पहले थी वैसे ही अपना जीवन जीती रही। उसने अपने पति का जो जीवन था, उनकी जो जीवन शैली थी, उसमें कभी भी अड़चन पैदा नहीं की, कभी भी उसको रोका टोका नहीं। जब वह मरने वाली थी तो उसने अपने पति के द्वारा प्रसिद्ध क्रांतिकारी व देशभक्त प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और कहा कि उनकी बेटी का विवाह किसी देशभक्त व क्रांतिकारी से करना है। यानी उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा इस प्रकार की जताई कि वो अपनी बेटी का विवाह किसी अंग्रेज ऑफिसर या किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहती जो अंग्रेज़ों का या दूसरे देश के लोगों का गुलाम हो, उसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का प्रभाव हो, दूसरे देश की संस्कृति या तौर तरीकों का प्रभाव हो। वह केवल अपने देश के किसी नागरिक के साथ, और ऐसे नागरिक के साथ जो देशभक्त भी हो और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लेता हो, यानी वो क्रांतिकारी हो, ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहती थी। यही उनकी अंतिम इच्छा थी। वह अंग्रेज साहबों का हुक्म का गुलाम न हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज़ों के हुक्म का गुलाम न हो। उनकी इच्छा स्वतंत्र विचारों को सुनकर सब दांतों तले उंगली दबा लेते थे। यानी लेखिका की नानी जैसी थी, उनकी जैसे विचार थे, जैसे उनकी इच्छाएं थी, वो उनको सुनकर सब लोग हैरान हो जाते थे। उसके लिए स्वतंत्रता से जीना ही बेहतर था। उन्होंने यह माना था अपने जीवन में कि जब तक जिए अपने लिए और अपने तरीके से और अपने देश की सेवा करते हुए अपना जीवन हमें बिताना चाहिए। और अपने विचारों को उन्होंने अपने पति या किसी अन्य व्यक्ति पर कभी भी नहीं थोपा या किसी को कभी मजबूर नहीं किया कि वो अपनी जीवन शैली छोड़ें। लेखिका की नानी की मृत्यु के पश्चात उसकी माँ का विवाह ऐसे शिक्षित युवक से हुआ जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और जिसके कारण उसने ICS की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था। यानी लेखिका के पिता के बारे में बताया जा रहा है अब, क्योंकि लेखिका की नानी और उनकी बेटी यानी लेखिका की माँ का ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हुआ जो शिक्षित था और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में उसे बैठने नहीं दिया गया था। उसके पास कोई खानदानी धन भी नहीं था।
इसलिए उसकी माँ को विवश होकर अपनी माता और गांधी जी के विचारों को अपनाना पड़ा। लेखिका की माँ ने अपनी माँ के विचारों को अपनाया, यानी लेखिका की नानी के विचारों को अपना लिया। वह शरीर से इतनी दुबली पतली थी कि उसके लिए खादी की साड़ी पहनना और संभालना भी कठिन था। उसकी सास उसकी दुर्बलता का सदा मजाक किया करती थी। लेखिका की माँ अपने ससुराल के परिवार से बहुत शान से रहती थी। सभी परिवार वाले उनका कहना मानते थे, उनसे केवल सलाह ली जाती थी तथा उनका बहुत अधिक आदर किया जाता था। उसके भी दो कारण थे। ससुराल वाले अन्य भारतीयों की भांति अंग्रेजों से प्रभावित थे, यानी यह बात उस समय की है जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। तो सभी भारतवासी अंग्रेजों की जीवन शैली से, उनके तौर तरीकों से प्रभावित रहते थे। भले ही उनका लड़का क्रांतिकारी रहा हो, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था, यानी लेखिका के जो ससुर थे उनका ज़्यादा प्रभाव था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे क्रांतिकारी की पत्नी होना परिकथा सा रोमांच पैदा करता है। लेखिका अब अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि उनसे जो खद्दर की साड़ी होती है, खादी की साड़ी होती है, वह संभालना भी कठिन था, क्योंकि वह उनका जो शरीर था वह बहुत अधिक दुबला पतला था। दूसरा कारण था कि उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व, वह सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष और गैर दुनियादार थी। यानी वह बहुत अधिक सुंदर थी और नाजुक थी, कमज़ोर थी, ईमानदार भी थी, निष्पक्ष और गैर दुनियादार थी। दूसरों की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं रखती थी, इसलिए उसे घर के सामान्य कार्य करने के लिए नहीं कहा जाता था। उनकी तो केवल सलाह भर ली जाती थी, जिसका पूर्ण पालन किया जाता था। उसके ससुराल के अन्य सदस्य ही उसकी गृहस्थी का काम संभालते रहते थे। अब लेखिका अब अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि वो कैसी थी, किस प्रकार के उनके विचार थे और उनके घर में उनके ससुर का ज़्यादा प्रभाव था और उनके पति यानी लेखिका के जो पिता हैं वो एक क्रांतिकारी विचारों वाले थे। लेखिका ने कभी भी अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया था, यानी लेखिका की माँ जैसी हमारी परंपरागत माएँ होती हैं वैसी नहीं थी, उन सबसे अलग थी। उसने न कभी अपने बच्चों को लाड़ प्यार किया और न ही उनके लिए कभी खाना बनाया तथा न ही उन्हें कभी बहू या पत्नी होने की शिक्षा दी। वह घर के कामों में भी रुचि नहीं रखती थी। वह अपना अधिक समय पुस्तकें पढ़ने में बिताती थी। वह संगीत सुनने की भी शौकीन थी, किंतु घर के सदस्य उन्हें कभी कोई ताना नहीं देते थे। उनमें दो गुण थे। प्रथम, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा, वह एक गोपनीय बात को सुनकर कभी दूसरों के आगे नहीं कहती थी। इसलिए बाहर के लोग भी उनके मित्र बने हुए थे। वे उस पर पूरा भरोसा रखते थे। माँ की भूमिका हमारे पिताजी ने ही निभाई थी। लेखिका ने अपनी माँ के बारे में इन सब बातों का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से घर के कामकाज में ज़्यादा रुचि नहीं लेती थी और ज़्यादा समय पुस्तकें पढ़ने में बिताती थी। उनमें दो सर्वप्रमुख गुण थे कि वो सत्यवादी थी, कभी भी झूठ नहीं बोलती थी तथा किसी भी एक व्यक्ति की कोई गोपनीय बात, कोई गुप्त जो बात होती है उसको सुनकर किसी दूसरे के सामने नहीं बताती थी, यानी वो कभी भी किसी की चुगली नहीं करती थी। इसलिए घर के बाहर के लोग भी उन पर यकीन करते थे, उनका भरोसा रखते थे। और जो लेखिका की माँ जो थी वो कभी भी लेखिका को इस प्रकार की शिक्षा नहीं देती थी कि अच्छी पत्नी या अच्छी बहू किस प्रकार से बना जाए। लेखिका एक परदादी भी थी। लेखिका अब अपनी परदादी के बारे में बताती हैं। उनकी कहानी भी अजीबोगरीब थी। उन्हें सदा परंपरा को तोड़ने में ही मज़ा आता था। लेखिका की परदादी जो थी वो जो सामान्य दादियाँ होती हैं उनसे थोड़ी अलग थी और वो जो सदा से चले आ रहे जो नियम, रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं उनको ज़्यादातर तोड़ती रहती थी। वो कुछ अलग कार्य करती थी। उन्होंने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी कि उनकी बहू का पहला बच्चा लड़की हो। लेखिका की परदादी ऐसी मन्नत मांगती हैं कि उनकी बहू का जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। लेकिन आप सब जानते हो कि इस प्रकार की जो मन्नत होती है वो कोई नहीं मांगता या बहुत कम लोग मांगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पुत्र की कामना करते हैं। उनकी यह घोषणा सुनकर सब लोग हैरान रह गए थे कि
यह उन्होंने क्या कह दिया? वे अपनी मन्नत दोहराती रही, यानी लेखिका की परदादी अपनी बात पर अटल रही और अपनी मन्नत को बार बार दोहराती रहती थी। पूरे गांव के लोगों का विश्वास था कि उनके तार तो सीधे भगवान जी से जुड़े हुए हैं। भगवान जी ने भी उनकी ऐसी सुनी कि एक नहीं 5 लड़कियों का जन्म हुआ। यानी लोगों ने यह माना कि लेखिका की परदादी का जो मन है वो बिल्कुल साफ है और भगवान उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनकी बात सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसलिए भगवान जी ने उनकी ऐसी सुनी, उनकी मन्नत के बारे में सुना और उनको वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? कि लेखिका की परदादी के परिवार में एक नहीं, एक साथ मतलब लगातार 5 लड़कियों का जन्म हुआ, लड़कों का जन्म नहीं हुआ। लेखिका की परदादी के विषय में एक और घटना भी उल्लेखनीय है। एक बार घर में सभी मर्द बारात में गए हुए थे। घर की स्त्रियां रत जगह मना रही थी, यानी घर में गाने बजाने का माहौल था, क्योंकि घर में सभी जो मर्द थे, जो पुरुष थे, वो किसी बारात में गए हुए थे और पीछे से घर की औरतें जागरण कर रही थी, कुछ गाने बजाने का कार्यक्रम कर रही थी। परदादी शोर से बचने के लिए किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी एक चोर सेंध लगाकर उनके कमरे में आ गया। कमरे में हलचल होने से परदादी की आंख खुल गई। उसने कहा, तुम कौन हो? चोर ने कहा, जी मैं हूँ। परदादी ने कहा कि तुम कोई भी हो, मेरे लिए कुएं से एक लोटा पानी लेकर आओ। चोर इस बात से हैरान हो गया, घबरा गया और हड़बड़ाहट में चोर ने कह दिया कि मैं तो चोर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि तुम मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। बुढ़िया ने आधा लोटा पानी पीकर और आधा बचा लिया और चोर को दे दिया और कहा कि आधा तुम पी लो। चोर ने पानी पी लिया और उसके बाद लेखिका की परदादी ने कहा कि अब हम दोनों माँ बेटे हुए, हम दोनों ने एक ही लोटे से पानी पी लिया है। अब तुम चोरी करो या खेती करो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। चोर जैसे ही उनके कमरे से बाहर निकलता हुआ हवेली के पहरेदारों से टकराया तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। चोर को पकड़ लिया गया। अब चोर माफ़ी मांगकर बचा। उसके पश्चात उसने चोरी करना छोड़कर खेती करना आरंभ कर दिया। यह सब जो चोर के मन में जो परिवर्तन आया, उसका काम करने का तरीका, या जो उन्होंने अपना काम छोड़कर, चोर ने अपना काम छोड़ दिया चोरी करना और अब वह खेती शुरू कर दी उसने। तो यह किस कारण हुआ? लेखिका की परदादी के प्रभाव के कारण। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। सब जगह आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। लेखिका को बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने उसे इस जश्न में शामिल होने के लिए मना कर दिया। वह मन मसोस कर रह गई, यानी उदास हो गई थी। लेखिका और उसकी अन्य 4 बहनें कभी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई थी। उन सब में आत्मविश्वास की भावना भरी हुई थी। लेखिका के परिवार में सभी बच्चों के 2-2 नाम थे। सब बच्चों के 2-2 नाम रखे हुए थे, एक घर का और दूसरा बाहर का। लेखिका का घर का नाम उमा था और बाहर का मृदुला गर्ग। उनकी छोटी बहन का नाम घर में गौरी था और बाहर का नाम चित्रा था। इसी प्रकार से बड़ी बहन का घर का नाम रानी और बाहर का नाम मंजुल भगत था। उसकी 2 छोटी बहनों के नाम रेणु और अचला थे तथा उनके भाई का नाम राजीव था। लेखिका ने अब अपनी बहनों तथा अपने भाई के नाम के बारे में बताया है और उनके आत्मविश्वास के बारे में बताया है। अचला अंग्रेजी में लिखती थी और भाई राजीव हिंदी में। रेणु का स्वभाव तो अत्यंत विचित्र था। वह गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती और कहती थी कि थोड़े से रास्ते के लिए गाड़ी में बैठना सामंतशाही का प्रतीक है। वह चाहती थी कि वह आत्मनिर्भर है और उसमें आत्मविश्वास है, इसलिए वो पैदल ही घर पहुंचती थी, भले ही वह पसीने से तरबतर हो जाती। यानी वह थोड़ा सा कष्ट उठाकर भी अपने आप काम करना चाहती थी। एक बार उसने जनरल मिथैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवाया था। यह एक अलग घटना थी। इससे पूरे मोहल्ले में उनकी चर्चा हुई थी। वह तो बीए की परीक्षा देना भी उचित नहीं समझती थी। जब कोई उसे इत्र भेंट करता, इत्र यानी कोई लगाने वाला सुगंधित पदार्थ, उसे इत्र कहते हैं। यदि जब कोई उसे इत्र भेंट करता
तो वह तपाक से कहती, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी उनके विचार कुछ अलग प्रकार के थे। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा भी अजीब है। वह स्वयं न पढ़कर दूसरों को पढ़ाने में व्यस्त रहती। उसके खुद के अंक कम आते और उसके शिष्यों के अधिक नंबर आते। वह दूसरों को पढ़ाने में व्यस्त रहती थी, उसके स्वयं के नंबर बहुत कम आते और जो उनसे पढ़ते उनके नंबर ज़्यादा आते। तो यह भी एक अलग ही बात होती है। जब शादी करने का समय आया तो उसने एक ही नज़र में लड़के को देखकर ऐलान कर दिया कि वह विवाह करेगी। तो इसी से और अंत में उसी लड़के के साथ उसका विवाह हो गया, लेखिका की बहन चित्रा का। आगे अचला सबसे छोटी बहन है। उसने पहले MA अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया और पिता की पसंद के लड़के से विवाह किया। उसे भी 30 की आयु के पश्चात लिखने का रोग लग गया। लेखिका ने लिखने की जो आदत है, लिखने का जो जुनून होता है, जो हमारा कार्य होता है, उसे एक रोग माना है कि लेखिका की बहन को लिखने का रोग लग गया था 30 वर्ष की उनकी आयु होने के पश्चात। सभी बहनों ने वैवाहिक जीवन का निर्वाह भली भांति किया था। विवाह के पश्चात लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम था डालमिया नगर, उसमें रही। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए। फिर वह कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में रही। वहाँ उसने कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने की सिफारिश की, किंतु उनकी सिफारिश अस्वीकृत कर ली गई, यानी उनका यह कहना नहीं माना गया। फिर लेखिका ने वहाँ अपने प्रयास से प्राइमरी स्कूल खोल दिया। रेणु लेखिका की अपेक्षा कहीं अधिक जिद्दी और बहादुर थी। जिस काम को करने के लिए वह एक बार ठान लेती थी, उसे करके ही दिखाती थी। एक दिन वर्षा के कारण उसने क्या किया कि उसके स्कूल की बस नहीं आई। तो उसने यह नहीं सोचा कि मेरी बस नहीं आई तो मेरी छुट्टी, बल्कि वह पैदल ही 2 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल में जा पहुंची। अब उन्होंने अपनी बहन के बारे में बताया है कि उनकी बहन बहुत ज़िद्दी और बहादुर थी। तो उनकी बहन में ये गुण थे कि जिस काम को वो एक बार सोच लेती थी, मन में संकल्प कर लेती थी, उसे पूरा करके ही दिखाती थी। और वर्षा के कारण स्कूल की उनकी बस नहीं आई थी, तो उन्होंने यह सोचा कि वह अकेले ही पैदल 2 किलोमीटर चलकर स्कूल चली जाती हूँ। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जाकर देखा तो स्कूल बंद था। उनका उस बात का कोई भी मलाल नहीं था। यानी लेखिका की बहन स्कूल गई और स्कूल बंद था और बस भी नहीं आई थी, तो उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि वो इतनी दूर तक पैदल चलकर आई हैं। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उनका मानना था कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। यानी वो अकेले चलकर जो आई हैं तो उसमें भी उन्होंने आनंद की प्राप्ति की है। इस प्रकार की लेखिका की बहन की सोच थी। लेखिका ने इस पाठ में अपनी दादी, अपनी माँ, अपनी परदादी और अपनी बहनों और अपने भाई के जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है तथा अपने परिवार के इन सदस्यों के जो गुण हैं उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक निबंध है और इसमें केवल लेखिका अपने परिवार के सदस्यों के जो गुण हैं, जो उनके जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, उनके बारे में बताती हैं और हमें अच्छे से सब घटनाओं को समझा देती हैं। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको यह पाठ समझ में आया है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।